हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर चैप्टर को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो है बुक के बीच से यानी कि चैप्टर के बीच से उठाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है हम चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये हमारा है डी ब्लॉक और ये हमारा है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है? डी ब्लॉक में हमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 यानी कि 4 पीरियड यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हैं? 2 हमारे पास है, एक लेंथेनॉइड और एक को हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डी ब्लॉक है ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 3D सीरीज, 3D से स्टार्ट होता है। ठीक है, 3D 4D 5D और 6D। चलिए, तो डी ब्लॉक को देखते हैं पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। ठीक है, इसकी जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे बात करते हैं उसके बारे में। और दूसरी चीज, डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है बच्चों n-1 डी सबशेल में, इसीलिए क्या कहा जा रहा है? डी ब्लॉक कहा जा रहा है। अगर हम इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ns में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, चलिए, तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है 3D 4D 5D और 6D सीरीज में। फिर हमने इसी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, जैसे जैसे कि इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, वैसे ही हमने सारी सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनके बारे में लिख लिया था। नेक्स्ट हमने बात की थी कुछ और पॉइंट्स के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की बात करें तो इनके पास क्या होता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। चलिए, तो उसको देखते हैं। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया था, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था, 3D 4D 5D और 6D सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इन्हें याद कैसे करना है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जो सारे एलिमेंट है सिर्फ 3D के नहीं, 3D 4D 5D और 6D, कैसे इन एलिमेंट्स को लर्न करना है। और मेन आपके लिए 3D 4D और 5D। ठीक है, इन एलिमेंट्स को कैसे आपको लर्न करना है इसके बारे में हमने बात कर ली थी। क्या ट्रिक होगी, किस ट्रिक से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं, वो ट्रिक्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो आपको वो ट्रिक्स देख करके इनको याद भी कर लेना। और एटॉमिक नंबर तो आपको याद हो ही जाएंगे साथ साथ। चलिए, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? सिंपल सी बात है, जो हमने इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसमें ही हमें क्या करना है, उससे ही हम लिख लेते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक, चलिए, अब दूसरी चीज है, यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। वो ऐसा क्यों है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, जिस वजह से बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई होते हैं। ठीक है, फिर हम एटॉमिक साइज में वेरिएशन की बात कर रहे थे। देखो, अभी तक सिर्फ हमने कॉमन चीजें पढ़ी हैं, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जैसे कि है एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट लिखा है, ये हमारी 3D सीरीज है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो क्रोमियम है ये एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा ये हमारे पास जो कॉपर है ये भी क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है।
एक्सेप्शनल केस किस वजह से है? एक्सेप्शनल केस किस वजह से? अगर आप सभी में देखेंगे 3D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में 2 है, डी में 3 है। यहाँ पर डी में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन डी में कितने कर दिए? 5 कर दिए। एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो अगर सब में देखोगे तो एस में देखो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है 2-2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर एस में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एस में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? डी में चला गया। इतना तो क्लियर है। तभी तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन आए, 4 होने चाहिए थे ना, तभी 5 आए। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर 4 होते, अगर यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D4 होती और 4s2 होता, जो कि होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तो ये होना चाहिए था, तो ये होता भी तो क्या हो जाता, है ना, ये होता। अगर हम यही कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं थी? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब वो कैसा है? स्टेबल है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो जो हाफ फिल्ड होते हैं वो जो हमारे रैंडमली फिल्ड एलिमेंट्स होते हैं, या हम कहें पार्शियली फिल्ड जो होते हैं, वो हाफ फिल्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे डी के, जैसे पी की बात करते हैं, तो ये हमने पी और ऑर्बिटल्स बनाए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 भर लिए हैं या 5 भर लिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 2 वाले से। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि ये हमने स्टेबिलिटी के ऑर्डर में पढ़ा है ना। और अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और लगा दे तब 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 वाले से, क्योंकि अब ये क्या है? फुली फिल्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं फुली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, फिर जो हमारी ये रैंडमली जो हमने फिल्ड किए होते हैं, रैंडमली नहीं कह सकते, हम कहें पार्शियली फिल्ड जो होते हैं, ठीक है, वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। इस वजह से जब हम 3D5 यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर S एक S यहाँ चला जाता है, तो 3D5 यहाँ पे 4s1 हो जाएगा, तो ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो वैसे ही सेम कॉपर के केस में भी सेम केस में होता है। ठीक है, सॉरी, कॉपर में भी सेम यही होता है। क्लियर है इतना? चलिए, फिर हमने यहाँ पर साइज की बात की थी। देखो, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो होना क्या चाहिए? साइज को इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? तो जैसे हम पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ते थे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना। क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, उसका अट्रैक्शन का पावर भी बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से साइज क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था कि जेड इफेक्टिव आगे की तरफ बढ़ेगा ही, तो साइज कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है? जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, साइज में क्या चेंजेस आते हैं? देखो, फर्स्टली क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स में साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैग्नीज तक की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, लेकिन बीच में जब हम आगे और आगे बढ़ते हैं तो कुछ एलिमेंट ऐसे आते हैं जहां पर अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्शन का फोर्स, यानी कि जेड इफेक्टिव और जो शील्डिंग इफेक्ट है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बराबर होंगे तो ना ये जो है एटम के साइज को इंक्रीज करेंगे, ना ही एटम के साइज को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जब ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, यानी कि साइज दोनों का क्या होगा? बराबर होगा, तो जो एटम है उसका साइज भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। और अगर इंक्रीज भी होता है तो सिर्फ 1 या 2 पिकोमीटर से होगा, जिससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब हम लास्ट में जो हमारे एलिमेंट है उनकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों रिपल्शन का फोर्स ज्यादा हो जाता है अट्रैक्शन के फोर्स से।
जिस वजह से अगर रिपल्शन का फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल करने पर क्या होता है, वो दूर जाते हैं, तो दूर जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। यानी कि अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फर्स्टली साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर साइज कांस्टेंट होता है, फिर साइज फर्स्टली साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसके बाद साइज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिर साइज हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एटम का। चलिए क्लियर है इतनी बात। फिर टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो अगर हम सिर्फ थर्ड वाला जो ग्रुप है उसको देखें तो यहाँ पर तो नॉर्मल ऑर्डर चलता है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो थर्ड ग्रुप में तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स आगे के जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पर डी ब्लॉक में, उनमें क्या होता है, देखो 3D से 4D जाने पर तो साइज इंक्रीज होता है कि नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। लेकिन 4D से 5D जाने पर साइज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, और अगर इंक्रीज भी होता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दो फोर्स एक साथ काम करती है, और जब भी दो फोर्स एक साथ काम कर रही है तो साइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर हम कहते हैं कि बीच में हमने एक चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से एक ताकतवर बच्चा आया और यहाँ से एक कमजोर बच्चा आया, ठीक है, तो दोनों बच्चे खींच रहे हैं, तो चॉकलेट कौन खींच पाएगा, जिसके पास ताकत ज्यादा है ना, वो चॉकलेट को आसानी से खींच पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि बीच में हमने चॉकलेट रखी है, दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो पावर है वो कैसी है, बराबर है दोनों की पावर, तो क्या वो चॉकलेट को इधर उधर खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। चॉकलेट क्या रहेगी, वहीं पर रहेगी, क्योंकि इधर से भी बराबर फोर्स लग रहा है और इधर से भी बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक, चलिए, तो यही यहाँ पर होता है, दो फोर्स एक साथ काम करते हैं। पहला फोर्स जिसकी वजह से देखो ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिस वजह से साइज बढ़ना चाहिए था। ठीक है, और वैसे ही टॉप से बॉटम आने पर भी जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, जिससे कि साइज कम होना चाहिए। दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, जिस वजह से साइज कैसा रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। और अगर इंक्रीज भी होता है तो सिर्फ 1 या 2 पिकोमीटर का ही यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम भी हमने साइज की बात कर ली। थर्ड ग्रुप को छोड़ करके जो हमारे जितने बाकी के सारे ग्रुप हैं उनमें 3D से 4D जाने पर तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर साइज कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आधा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3D का से 4D जाने पर क्या होता है। 3D से जब हम 4D जाते हैं तो 4D का साइज ज्यादा होता है, लेकिन 4D से जब हम 5D जाते हैं तो साइज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। यही सेम चीज फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की थी, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ये है क्या, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किस लिए चाहिए होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ठीक है, तो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम से उससे अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक, अब आइसोलेटेड गैसेस एटम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने सॉलिड वाला, सॉलिड में आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं तो फिर जाकर के Na पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है, सॉलिड को पहले हमने दी सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी से ये बना गैसियस, फिर गैसियस के बाद हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जिसमें देनी पड़ी हमें आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन अगर हम इसे काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ इस Na से Na पॉजिटिव ये कैसे बना, तो यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, कौन से, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरी सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि गैसियस में कन्वर्ट करा ना। सिंपली हमने हाईलाइट किया इस पॉइंट को कि गैसियस एटम से ही निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलिए
फिर बच्चों हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक को भी इससे कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, है ना, इजीली हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके अलावा कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में +3 में, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में +3 में। कैसे? क्योंकि जो +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी कि अपने आप ही वो ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि उन्हें क्या कह सकते हैं हम, रेड्यूसिंग एजेंट हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से। जैसे अगर हम किसी लैंथेनॉइड की बात करें जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और कोई दूसरा लैंथेनॉइड जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, और लैंथेनॉइड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, जो लैंथेनॉइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो अपने आप ही, ठीक है, क्या हो जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो भी अपने आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। कैसे? देखो, ये क्या होता है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, अपने आप ही ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, जब ये अपने आप ऑक्सीडाइज होता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये क्या होते हैं, ये भी बच्चों इटसेल्फ रेड्यूसेस, अपने आप ही रेड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट। और ये बच्चों एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हमने पढ़ ली कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। +2 शो कर सकते हैं, +3, +1, +4, +5। अगर हम Mn की बात करें, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। लेकिन अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। इसके अलावा कुछ एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करते हैं, लेकिन वो अपने आप ही ऑक्सीडाइज या रेड्यूस हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक रेड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिविजन तो कर रहे हैं, साथ में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी क्या कर लेंगे, उनसे कंपेयर करके पढ़ लेंगे। तो अगर हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, यानी कि हम एक ही स्लाइड में दो डिफरेंट टॉपिक्स को कंपेयर कर रहे हैं, और जिससे हमें दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कैसे कैसे ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो Mn है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पर दो चीजें हाईलाइट करी, एक तो हमने Mn को हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है Mn को हाईलाइट, क्योंकि ये अलग अलग देख सकते हैं आपकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो कर रहा है। क्यों कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो शायद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जिंक को भी हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो जिंक को क्यों हाईलाइट किया गया होगा, आप एक बार इसे देखिए, खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि क्यों हाईलाइट किया है हमने जिंक को। चलिए, तो क्यों हाईलाइट किया है हमने जिंक को, क्योंकि आप देख सकते हो जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +2। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अगर आप हम इसका देखते हैं, अगर इसको स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं,
ठीक है। अगर हम देखें जिंक के डी की बात करें, अगर हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर एस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर देख करके, ये समझ में आ रहा है कि ये तो फुली फिल्ड है। ठीक है, तो जो फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है, जो फुली फिल्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो डी वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर का भी तो डी वाला सबशेल कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, कॉपर हम जानते हैं, बाकी तो सारे ये हमारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर भी है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डी वाला सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, चलो अब कॉपर क्यों है, जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर क्यों है, जिंक क्यों नहीं है, जबकि कॉपर में भी हम देख रहे हैं डी वाला क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि बच्चों ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। अब ये शो कर रहा है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसमें कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डी वाला जो सबशेल है वो कैसा होगा, वो फुली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है, डी वाले में इसका जो सॉरी डी वाले में मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो डी वाला सबशेल है वो फुली फिल्ड नहीं होगा। तो जब फुली फिल्ड नहीं होगा इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना, वो भी सिर्फ +2, तो सिर्फ निकलेंगे तो एस से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, डी वाला तो फिर भी फुली फिल्ड रहेगा। ठीक है, तो फुली फिल्ड रहेगा, इस वजह से ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो 3 है हमारे पास, Zn, Hg और Cd। ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो N-1D सबशेल है, यानी कि सिंपली ये डी वाला जो सबशेल है इनका, वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से। चलो क्लियर है इतनी बात, जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं। देखो जैसे Fe+2 यहाँ पर शो कर रहा है, +3 यहाँ पर शो कर रहा है। निकल की बात करें तो निकल देखो +2 यहाँ पर, +4 यहाँ पर। मैग्नीज की बात करें +4 +5। तो ऐसे ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हमने कर ली ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो बाकी सारे हाफ फिल्ड हैं, इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब ये वाला जिंक जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर कॉपर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखो तो ये कैसा हमें दिख रहा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ये हमें दिख रहा है, जिस वजह से ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि ये क्या करते हैं, ये जो हमारे टी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनमें कौन कौन से ट्रांजिशन है, कौन कौन से नहीं है, वो हमने यहाँ पर बात कर ली थी। सिंपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला Zn, Hg और Cd, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों होता है इसकी बात भी हमने कर ली है, क्योंकि बच्चों इनके पास होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे कैसे होते हैं, क्योंकि इनका ये जो N-1D वाला दिख रहा है ना, और ये NS वाला दिख रहा है, तो NS और N-1D दोनों के ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें काफी सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं कि डी और एस का, यानी कि N-1D जो है और NS के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। एनर्जी गैप के कम होने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए ध्यान से।
चलिए, फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं, वो स्टेबल कब होते हैं? जब वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनते हैं। तो आपने जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +4, +7, ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी देखी होगी, तो हमेशा क्या देखा है कि वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन से कंबाइन हुए हैं, या ऑक्सीजन या फ्लोरीन से बने हुए कंपाउंड जो हैं वही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वही स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों ही ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, जो इनसे जो कंपाउंड बनते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? स्टेबल होती हैं। दूसरी चीज, आपने ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले देखे वो ज्यादातर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन भी इतना ज्यादा नहीं है ना, जबकि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन को ज्यादा स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड बनाने चाहिए थे, लेकिन वो कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है एक टेंडेंसी की वजह से। कौन सी टेंडेंसी? जो फ्लोरीन के पास नहीं है, जो सिर्फ ऑक्सीजन के पास है। तो वो टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जबकि फ्लोरीन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर की हमने बात कर ली थी कि मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया था। फिर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कौन होगा? जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमैग्नेटिक। कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ये भी हमने पढ़ा। बात करते हैं कलर ऑफ कंपाउंड की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे डी ब्लॉक वाले, वो कलर क्यों शो करते हैं, किसकी वजह से शो करते हैं? डीडी ट्रांजिशन की वजह से शो करते हैं। ठीक है, अब डीडी ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा। एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल तो नहीं होगा, और हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी, ये भी चाहेगा स्टेबिलिटी। तो ये क्या करता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी को जो इसने एब्जॉर्ब करी उसको एमिट कर देता है और वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, लेकिन कलर कैसे शो होता है? जब ये एनर्जी को एमिट करता है, वापस छोड़ता है, अगर वो जो एनर्जी है उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ वेवलेंथ मतलब वो एमिट करेगा। तो अगर वो विजिबल रीजन के बीच में करता है, ठीक है, विजिबल रीजन के बीच में उसको एमिट करता है, तो हमें कलर शो होता है कंपाउंड का। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल देख ली थी कि अगर हम येलो और ग्रीन के बीच का कलर जो है वो ये एब्जॉर्ब करता है, तो रेड और वॉयलेट के बीच का कलर ये एमिट करेगा। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल हमें क्या दिखा रही है कि जो कलर ये एब्जॉर्ब करता है और बाद में जो एमिट करेगा वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है, हम उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इसने ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ये ऑरेंज एमिट करेगा, येलो एब्जॉर्ब किया तो वॉयलेट एमिट करेगा, रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन एमिट करेगा। ठीक है, या रेड और ऑरेंज के बीच का कुछ एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू और ग्रीन के बीच का कुछ ये एमिट करेगा यहाँ। ठीक है, चलिए, एक और टॉपिक हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि जो हर हमारा जो कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर शो करे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे MnO4 की बात करें तो यहाँ पर देखो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि क्या ये कलर शो नहीं करेगा? लेकिन अब हमने चैप्टर इतना पढ़ लिया है कि हमें पता है MnO4 जो है वो पर्पल कलर शो करता है, और जो Cr2O7 है ये ऑरेंज कलर शो करता है। तो ये कलर शो कर कैसे रहे हैं जबकि इनके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? तो ये कलर शो करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, हेबर्स प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रिएक्शन है जहां पर ये जो है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, ये एलॉयज भी फॉर्म करते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, वो भी हमारे मेटल्स का एलॉय है। या ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज भी हमारे मेटल का एलॉय है। ब्रास है, ब्रास भी मेटल का ही एलॉय है। ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात की थी हमने। ठीक है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट की बात की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने क्या पढ़ा था?
कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी। ठीक है, क्रोमेट डाइक्रोमेट में डिफरेंस हमने देख लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ ली थी कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो क्या क्या होते हैं, तो एसिडिक मीडिया में देखो कैसे ये ऑक्सीडाइज होता है, ये हमने बात कर ली थी। तो इम्पॉर्टेंट, अच्छा कुछ कुछ ये वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली, ठीक है, H2S से SO2 से SO4 2 नेगेटिव, Fe+2 से Fe+3। ठीक है, चलिए फिर हमने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के बारे में पढ़ा, इसका कॉन्फर्मेशन टेस्ट भी देख लिया था। और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट तो करता है, और इसकी जो रिएक्शन होती है H2O2 के साथ, ये भी हमने यहाँ पर देख ली थी, जहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है ब्लू बटरफ्लाई। ब्लू बटरफ्लाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कलर होता है इसका डीप ब्लू, और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ बटरफ्लाई जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे की, ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी है ना, इस चैप्टर में पढ़ी है, वो हमने यहाँ पर लिख ली थी, चाहे इसका प्रिपरेशन मेथड हो, चाहे कोई रिएक्शन हो, इसकी ऑक्सीडेशन वाली कोई रिएक्शन हो, एक्शन ऑफ हीट वाली रिएक्शन हो, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो, तो ये सभी हमने यहाँ पर लिख लिया था। ठीक है, अच्छे से फ्लो चार्ट बना लिया था एक, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देख लीजिए इसे। फिर क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी। फिर पोटेशियम पर मैग्नेट हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन दोनों के बारे में पढ़ा, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात की। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सेम स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो डिफरेंसेस है उनकी बात तो कर ही ली थी। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात कर लिया था, और ये भी कैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका है, तो ये भी Fe+2 से Fe+3 में कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा C2O4 2 नेगेटिव से CO2 में कर रहा है चेंज, है ना, कैसे ये ऑक्सीडाइज करता है ये भी हमने देख लिया। अच्छा, कुछ रिएक्शन इसकी जो है KMnO4 से मिलती जुलती है, सॉरी K2Cr2O7 से मिलती जुलती है। ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया था कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है सेम सेम रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि H2SO4 के साथ जब ये रिएक्ट करता है KMnO4 तो एक्सप्लोसिव ऑयल बनाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर बात कर रहे थे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो जिनकी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये है। ठीक है, N-2 F में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D में हमारे 0 से 1, और एक केस ऐसा है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, वो केस कौन सा उसके बारे में बात करेंगे, और S में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरी चीज, इनको दो पार्ट में बांटा गया, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कौन कौन से हैं, एक्टिनॉइड्स कौन कौन से, इनकी बात हो गई थी, है ना। एटॉमिक नंबर कहाँ से, एक 58 से 71 है, एक 90 से 103 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कैसी है, एक्सेप्शनल हम कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस जो है वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर फिर एक्टिनॉइड्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली थी, और यहाँ पर कुछ रिएक्शंस थी, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी एटॉमिक साइज में, जहां पर हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था। बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात तो हमने कर ली थी जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और वहां पर Mn जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और जिंक जो है वो सबसे कम, यानी कि केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +2। लेकिन अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये जनरली शो करते हैं, इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, दोनों की, लेंथेनॉइड्स की भी और एक्टिनॉइड्स की भी। लेकिन कुछ लेंथेनॉइड्स हैं जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन उन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ये क्या कर लेते हैं, बाद में अपना जो है +3 में ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही या तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या तो रेड्यूस हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी,
कि वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था, अभी हमने इसको पूरा रिवाइज भी कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो ट्रांजिशन मेटल है ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जैसे हमने कहा कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि यहाँ पर ये जो N-1D और NS है, इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप जो है वेरी लो, बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलिए, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड N-1D and NS ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एनर्जी लेवल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो दोनों एनर्जी लेवल से, N-1D से भी और NS से भी, ये क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लीडिंग टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस वजह से हमें यहाँ पर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जैसे Mn की बात करते हैं तो Mn बच्चों शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +5, +6, +7। ठीक है, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। इसके अलावा जैसे क्रोमियम की बात करते हैं तो भी +2, +4, +5, +6 ऐसे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है, दोनों एनर्जी लेवल, इनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो ट्रांजिशन वाले हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कलर क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, है ना? क्यों शो करते हैं कलर? तो कैसे करते हैं ये कलर शो? ये कलर शो करते हैं बच्चों डी ट्रांजिशन की वजह से, जो कि हमने अभी बात की थी। कैसे करते हैं कलर शो? डी ट्रांजिशन की वजह से। कैसे डी ट्रांजिशन की वजह से? देखो, अगर हम डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कुछ स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ चला जाएगा, फिर एनर्जी को बाहर एमिट करेगा और वापस नीचे आ जाएगा। एनर्जी अगर इसने विजिबल रीजन में एमिट करी है तो क्या होगा? तो ये कलर शो करेगा। तो इस तरीके से डी ट्रांजिशन कुछ है जिसको हम डिटेल में बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये शो करता है डी ट्रांजिशन की वजह से कलर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अच्छा, डी ट्रांजिशन नाम क्यों है? क्योंकि देखो डी के ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं T2G और EG में, है ना? किसमें स्प्लिट होते हैं? डी के जो ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं T2G और EG में। ठीक है, ये भी डी का ही है, ये भी डी का ही है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जा रहा है और फिर ये एनर्जी रिलीज करके वापस यहाँ आ जा रहा है ना? यानी कि डी और डी के बीच में ही ट्रांजिशन हो रहा है। ये भी तो डी है, ये भी डी है, तो डी और डी के बीच में ही ट्रांजिशन हो रहा है, जिस वजह से हम इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। ठीक है, आगे इसमें क्या होता है? व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, जब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, इलेक्ट्रॉन जंप्ड बिटवीन डी ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डी ऑर्बिटल के बीच में ही जंप करते हैं। एंड द रिमेनिंग लाइट इज सीन एज कलर। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग लाइट है वो कलर के रूप में हमें दिखती है।
रिमेनिंग लाइट यानी कि पहले वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, फिर एक्साइट होते हैं लाइट को छोड़ करके, फिर वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। उस बीच जो उन्होंने लाइट एमिट की उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपस में कनेक्टेड भी ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? चलिए, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा एफ ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, और ये है हमारा एस ब्लॉक। तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक भरा जाता है? एस वाला, फिर हमारा डी वाला, ठीक है, फिर डी वाला, फिर एफ में भी इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं। अब जैसे जैसे एफ में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन्स भी तो फिल होंगे, है ना? जैसे जैसे हम के जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, वैसे वैसे यहाँ न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स भी फिल होंगे। ठीक, तो जैसे जैसे यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है प्रोटॉन पर। यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कह लेते हैं, मान लो ये न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है ना? तो एफ जो है बच्चों, ये शो करते हैं पुअर शील्डिंग। अब ये एफ जो है, एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एफ जो है वो शो करता है पुअर शील्डिंग। तो जब ये पुअर शील्डिंग शो करेगा, तो यहाँ से जो ये न्यूक्लियर चार्ज है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ये तो शील्ड कर ही नहीं पा रहा ना। अगर ये एक अच्छा शील्डर होता, है ना, यानी कि ये अच्छे से शील्ड कर पाता, अगर तो अगर ये एफ वाला अच्छे से शील्ड कर पाता, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता, साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एफ के ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, और एफ जो है पुअर शील्डिंग करता है, तो ये न्यूक्लियस जो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींचता है, जिस वजह से जो हमारा एटम है उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि साइज कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट। इस वजह से उनका साइज छोटा होता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो 4f के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इसी को ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।